हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं सभी का फ्यूचर सर्वर पे एग्रीकल्चर नॉलेज राइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने BRF 1 इसके सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और फर्स्ट यूनिट हमारा जो है BRF का वो कंप्लीट हो चुका है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का फर्स्ट यूनिट टोटली कंप्लीट है और ये वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। पहले जाइए उस यूनिट को कंप्लीट करके देन इस वीडियो पे मूव ऑन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को आपने नहीं देखा है यूनिट फर्स्ट के वीडियो को, तो आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर जितने भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उनके यूजफुल कंटेंट्स वहीं पर मैं डालता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, जो कि है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। जिससे पहला आता है पॉइंट ये कि जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हैं टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? लीगल एबिलिटी। किसकी लीगल एबिलिटी? पार्टीज की जो लीगल एबिलिटी है वैलिड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करने के लिए दोनों पार्टीज का मेंटल कैपेसिटी होना जरूरी है, लीगल कॉम्पिटेंस होना जरूरी है, उनके पास सर्टेन एज होना चाहिए, आमतौर से 18 या 18 से ज़्यादा। इंडिविजुअल्स का मेंटल डिसऑर्डर, इंडिविजुअल्स जो कि जिनको मेंटल डिसऑर्डर है या फिर वो माइनर हैं, उनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की कमी हो सकती है, जिससे कि एग्रीमेंट जो होगा उनके साथ वॉइडेबल माना जाएगा, शून्य मान्य माना जाएगा। कैपेसिटी इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व कैन फुली अंडरस्टैंड एंड कंसेंट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे कि जो कैपेसिटी है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कंसेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ। जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स उसको उस पर वो क्या है, एक तरीके से उनकी सहमति, उनका कंसेंट है और वो पूरी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। मीन्स कैपेसिटी इज अ टाइप ऑफ इंश्योरिटी टू इंश्योर दैट ऑल अ parties involved can fully understand and consent to the terms of a contract। आगे बात करते हैं कि इसी में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है अटेन द या अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का जो है, इसके अनुसार एज ऑफ मेजोरिटी जो है भारत में वो क्या बताया गया है, 18 साल। और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इवन अ डे लेस देन दिस एज, अगर एक दिन भी कम होता है इस एज से, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होने से। कोई भी पर्सन अगर भारत में डोमिसाइल है हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स इज टर्म्ड एज माइनर, मतलब जिसने कि 18 साल की उम्र को अटेन नहीं किया है वो अपने आप में क्या है, माइनर है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ अ माइनर इज वॉइड। जो भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ बनता है वो हमेशा क्या होता है, वॉइड होता है। कह रहा है कि कोई भी पर्सन जिसका उम्र 18 साल से कम है डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट का। मीन्स वो लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी नहीं होते हैं। ठीक है। एनी एग्रीमेंट मेड विथ माइनर इज वॉइड। कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है माइनर के साथ वो क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड को यहाँ पे वर्ड दिया गया है एबिनिसियो। एबिनिसियो एबिनिसियो मीन्स व्हाट? एब का मतलब होता है फ्रॉम और इनिशियो का मतलब होता है इनिशियल। इनिशियल मीन्स बिगिनिंग। ठीक है। अगला है अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है वो माइनर हो सकता है। कहने का मतलब है माइनर कैन नॉट एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। ही कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ वन, लेकिन वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है। कह रहा है कि जो सेक्शन 30 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 30 है वो स्पेसिफाई करता है कि वाइल अ माइनर कैन नॉट बिकम मतलब पार्टनर, माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन जो फॉर्म का बेनिफिट है वो उसको मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। कुछ सर्कमस्टांसेस के तहत जो माइनर के गार्जियन होते हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं माइनर के बिहाफ पे। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को विच द गार्जियन इंटर्स इनटू, जिसमें कि गार्जियन एंटर करते हैं
माइनर के बेनिफिट के लिए, माइनर के फायदे के लिए वो माइनर द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन गार्जियन होने चाहिए, माइनर नहीं, माइनर के गार्जियन। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की बात करें तो एक माइनर जो है वो, उसे हम लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डेट्स को एवल नहीं कर सकता है। ऑल्सो अगर कुछ ड्यूज पेंडिंग है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर, माइनर के प्रॉपर्टी से, एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द सेम, मतलब कि वो उस चीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं हो। कुल मिला के कहें तो एक जो माइनर है वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, उसको उधार दे देते हो, तो वो अगर उधार चुका दिया तो ठीक, नहीं चुकाएगा तो आप चाह कर भी उस पर केस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसमें कह रहा है कि आपका जो ये सेक्शन है 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है, उस फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का अगर उसको पर्पस है, तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब समझदार होना चाहिए। समझदार मीन्स उसको जितनी भी बातें हैं वो समझ में आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, और बीइंग एबल टू एसेस इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और वो इतना भी समझदार हो कि उसको वो समझ पाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट का है क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर, मतलब कि उसके बिजनेस पर या उसके ऊपर, उसका उसके इंटरेस्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये समझने में लायक हो। नो पर्सन कैन एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, पागल है, तो वो भाई आपका एंटर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, इवन इफ ही सो टेम्परली, अगर वो टेम्परली भी है तब भी। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड इज वॉइड, किसी भी अनसाउंड माइंड के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। ठीक है। डिसक्वालीफाइड पर्सन, डिसक्वालीफाइड पर्सन की बात करें, अपार्ट फ्रॉम माइनर्स, माइनर्स के अलावा वो लोग जिनका अनसाउंड माइंड होता है, देर आर अदर पीपल हु कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, और वो होते हैं, दैट इज, करने का मतलब है कि उनके पास कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये तीन लोग होते हैं, यानी कि तीन चीजें जो होती हैं, ये बेसिकली क्या बताता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, एज ऑफ मेजोरिटी अटेन होना चाहिए, पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अटेन अटेन होना चाहिए मेजोरिटी का एज, और ये दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं होने चाहिए, तब जाके आपका कैपेसिटी टू पार्टी का वो हिस्सा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा वो पर्सन बनेगा। ठीक है। अगली बात करते हैं फ्री कंसेंट के बारे में, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो भी पार्टीज बिजनेस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो इच्छा से, मतलब विलिंगली और स्वेच्छा से एग्री कर रहे हैं टर्म्स और कंडीशंस पे, बिना किसी कोअर्सन के फॉर्म, मतलब बिना किसी कोअर्सन के, फ्रॉड के, मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के। फ्री कंसेंट को इंश्योर करना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस डीलिंग्स के इंटीग्रिटी को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए या फिर अपहोल्ड करने के लिए, एंड मेंटेन करने के लिए एक फेयर और एथिकल बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर फ्री कंसेंट का वॉयलेशन होता है तो इससे लीगल कंसिक्वेंसेज आ सकते हैं, कानूनी रूप से आपको कोई खतरा आ सकता है, जिससे कि ये इम्पेरेटिव हो जाएगा बिजनेस के लिए कि वो इन प्रिंसिपल्स का क्या करे, पालन करे अपने कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन्स में। नाउ फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है 14 सेक्शन 14 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में इसको डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन ये बोलता है कि जो कंसेंट है, इस ये फ्री कंसेंट तब होगा जब इसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, मतलब ये अफेक्टेड नहीं होगा किन किन चीजों से, कोअर्सन से, मतलब कोअर्सन से अफेक्टेड नहीं होगा, तब जाके वो फ्री कंसेंट होगा। तो कोअर्सन क्या होता है, कोअर्सन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर क्या करना, एक तरीके से बल डालना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सो फार सो फोर्स और थ्रेट्स, मतलब कि उसको फोर्स करना, उसको धमकाना कि तुमको करना ही पड़ेगा नहीं तो मार देंगे सीधे गोली। तो ये जो है फ्री कंसेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, डरा रहा है, अगर वो अपना सेल नहीं करता है हाउस, तो वो क्या करेगा, उसको मार डालेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इवन इफ बी सेल्स द हाउस टू ए, अगर बी जो है वो अपना घर बेच भी देता है ए को, तो ये क्या वॉइड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं वॉइड माना जाएगा, इसलिए वॉइड नहीं माना जाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, किसी के कोअर्सन से हो रहा है। कहने का मतलब है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से धमकी दे रहा है किसको, बी को, कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या करेंगे, आपको हम गोली से उड़ा के मार देंगे सीधे। ठीक है। तो गोली से उड़ा के मार नहीं देंगे, गोली गोली से मार के उड़ा देंगे। ठीक है।
तो इस वजह से बी जो है अगर बेच भी देता है घर तो उसे हम लोग क्या वॉइड नहीं मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगली बात करते हैं। अगला दिया है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्या बोलता है, तो ध्यान दीजिएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या बोलता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इसका भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 16 जो है, जो सेक्शन 16 है इस एक्ट का, वो क्या बताता है कि डेफिनेशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या बताता है कि ये इसका मतलब ये होता है कि जब रिलेशन दो पार्टीज के बीच में ऐसा हो कि एक पार्टी ऐसे पोजीशन में हो कि वो दूसरे पार्टी को डोमिनेट करे और यूज करे उसके इन्फ्लुएंस का एक अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए दूसरे पार्टी का, और इससे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए अपना जो गोल्ड वॉच है वो 500 रुपये में अपने टीचर बी को टीचर है बी उसको बेच रहा है आफ्टर हिज टीचर, जब उसके टीचर प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे क्या देंगे, गुड ग्रेड्स देंगे। अब यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो कंसेंट है ए का इज नॉट फ्रीली गिवन, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर। वो क्या है, अपने टीचर के इन्फ्लुएंस में है, इस वजह से वो अपना फ्री कंसेंट नहीं दे पा रहा। तो क्योंकि टीचर भाई बड़े ओहदे पे हैं, भाई ये जो टीचर बी हैं वो बड़े ओहदे पे हैं, और जो स्टूडेंट है ए जो कि अपना वॉच बेच रहा है 500 रुपये में टीचर बी को, आफ्टर हिज टीचर प्रॉमिस हिम गुड ग्रेड, जब उसके टीचर प्रॉमिस करते हैं कि उसको अच्छा ग्रेड देंगे तो उसके बदले में वो 500 रुपये का घड़ी देता है। तो ये आपका एक तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आया, इस वजह से वो कंसेंट आया, यानी कि ये एक तरह का फ्री कंसेंट नहीं था। तीसरी अगर बात करें तो फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को डिसीट नहीं किया जाए, बहकाया नहीं जाए। दैट इज जब एक पार्टी जानबूझकर गलत स्टेटमेंट देता है, तो जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है विथ फुल नॉलेज, और जिसमें कि उसके पास पूरा इरादा रहता है। मैं बताया नहीं था एक बार पिछले क्लास में, मैंने बताया था कि फ्रॉड हमेशा इंटेंशन के साथ होता है, किसी इरादे के साथ होता है। सो मिस रिप्रेजेंटेशन इज डन विद द फुल नॉलेज दैट इट इज नॉट ट्रू। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फुल नॉलेज के साथ होता है कि ये जो है सही नहीं है, या फिर रेकलेसली किया जा रहा है। कहने का मतलब है जानबूझ के किया जा रहा है बिना चेक किए हुए कि उसका ट्रूनेस क्या है। दिस इज सेड टू बी फ्रॉडलेंट, इसे फ्रॉड माना जाता है और इसे ऑब्सोल्युटली इम्पेयर फ्री कंसेंट माना जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है कि ए जो है वो बी से एक हॉर्स खरीदता है, और जो बी है वो क्लेम करता है हॉर्स को कि वो हॉर्स को क्या कर सकता है, फार्म में यूज कर सकता है। टर्न्स आउट द हॉर्स इज अ लेम, और बाद में और क्या कर देता है, जो हॉर्स को लेम कर देता है, एंड ए कैन नॉट यूज हिम ऑन इस फार्म, और ए उस फार्म में उसका यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पे बी जानबूझकर क्या करता है, ए को डिसीव करता है, भटकाता है, या फिर एक तरीके से तो बहकावा करता है, और इस तरीके से फ्रॉड हो गया। नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेक्शन 18 बताया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो व्हेन अ पार्टी मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज फॉल्स। मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जिस नाम से पता चल रहा है कि इनएक्यूरेट या फिर गलत इंफॉर्मेशन देना। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मिसरिप्रेजेंटेशन किसी इंटेंशन से नहीं होता है, फ्रॉड इंटेंशन के साथ होता है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशन से नहीं होता है। मतलब कहने का यहाँ पे ये कि इनोसेंट होता है। कहने का मतलब है कि जो पार्टी यहाँ पे स्टेटमेंट देती है वो बिलीव किया जाता है कि ये ट्रू नहीं है, वो मतलब बिलीव करता है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो ट्रू है, सत्य है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। मिस्टेक, मिस्टेक क्या होता है कि इरोनियस बिलीफ है कि जो इनोसेंट है, मतलब कि एक तरह से ये भी इनोसेंट ही होता है नेचर में। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है दो पार्टीज के बीच का। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट अ मिस्टेक, द लॉ आइडेंटिफाइड टू टाइप ऑफ मिस्टेक्स। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ, ये जो मिस्टेक है ये रिलेट हो सकता है इंडियन लॉ से संबंधित हो सकता है, या मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉज। अगर मिस्टेक इंडियन लॉ से संबंधित है तो रूल ये है कि जो इग्नोरेंस है लॉ का वो सही नहीं है। दिस मीन्स दैट आइदर पार्टी कैन सिंपली, दोनों पार्टी क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लेम नहीं कर सकते हैं, या फिर ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग लॉ से अनअवेयर थे, ये नहीं कह के क्लेम कर सकते हैं कि हम लोग लॉ से अनअवेयर थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी पार्टी को अलाउ नहीं है कि वो किसी भी तरह का रिलीफ पाले इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ के ग्राउंड पे। मतलब कि अगर आप बोलो कि हम इग्नोर कर दिए थे लॉ को, तो आप चाह कर भी क्या किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इंडियन लॉ का इग्नोरेंस इज नॉट अ वे टू बी सेफ जोन ऑफ क्लेमिंग द अमाउंट। ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा टाइप क्या है मिस्टेक का, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये क्या होता है, ये तब होता है जब जो पार्टीज हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती हैं, मतलब एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेती हैं, लिविंग देम एट अ क्रॉस रोड।
ऐसा जो मिस्टेक हो सकता है ये किसी एरर की वजह से हो सकता है समझने में, या फिर इग्नोरेंस की वजह से आपने इग्नोर कर दिया होगा, कुछ बातें बताता होगा लेकिन आपने उस सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया होगा, तो वो एक तरह का मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लेकिन जो मिस्टेक है कभी भी इंटेंशनल नहीं होता है, ये एक इनोसेंट ओवरलुकिंग होता है, जैसे कि आपका मिस रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे मिस्टेक होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फ्रॉड होता है वो इंटेंशन के साथ होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक लीगल टर्म है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पता लगाने के लिए, हर एक पार्टी का क्या बेनिफिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर हर एक पार्टी को कितना बेनिफिट रिसीव हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, इसका पता लगाने के लिए। ये आमतौर पर पेमेंट में होता है। कंसिडरेशन जो होता है डजेंट एक्चुअली हैव टू मनी दो, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा कंसिडरेशन मनी में ही हो, ये किसी वैल्यू में भी हो सकता है जो कि आपको एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जैसे कि इक्विपमेंट मिल रहा है या फिर कोई वर्क मिल रहा है। छोटे में कहें तो ये वो होता है जो कि आप एग्री करते हो देने का कॉन्ट्रैक्ट में, टू गेट वॉट यू वॉन्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप, कि आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप के रिजल्ट के रूप में। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 का, वो क्या बताता है? कुछ फीचर्स बताता है जो फीचर्स वैलिड कंसिडरेशन के लिए जरूरी हैं। पहला कि कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसर के डिजायर पे मूव होना चाहिए। कंसिडरेशन जो है वो ऑफर किया जा सकता है प्रॉमिसी द्वारा या फिर थर्ड पार्टी द्वारा, केवल और केवल रिक्वेस्ट पर। किसके रिक्वेस्ट पर? प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पर। अगर एक्शन इनिशिएट हो रहा है किसके डिजायर पर? थर्ड पार्टी के डिजायर पर, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। मतलब कि अगर एक्शन जो है वो उसका शुरुआत कब किया जा रहा है? थर्ड पार्टी के डिजायर पर, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिसर से बात करना पड़ेगा या फिर प्रॉमिसर के डिजायर पे ये रिक्वेस्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिया है कि झंगरू इज गोइंग बैक फ्रॉम होम फ्रॉम वर्क। वो कह रहा है कि कार्य करके घर से जा रहा है, फ्रॉम वर्क सॉरी, कार्य करके वर्क से घर जा रहा है, और रास्ते में वो देखता है कि उसके जो पड़ोसी हैं मंगरू, इनका जो घर है वो उसमें आग लग गया है। वो अचानक से क्या करता है? पानी लेता है और पानी से पूरा उसका घर जो है वो पानी से लेके और उसका घर में जो आग लगी उसको बुझाने का प्रयास करना शुरू कर देता है, और होपफुली उसका घर जलने से बच जाता है। तो यहाँ पे झंगरू जो है किसी भी टाइप का रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ वॉलेंट्री एक्ट, क्योंकि उसके द्वारा शिक्षा से किया गया एक्ट है, ना कि ये मंगरू, यहाँ पे जॉन लिख दिए हैं सॉरी, ना कि ये मंगरू के इच्छा पे हुआ है, ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। हो सकता है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी से किसी दूसरे व्यक्ति को चला जाए, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन में देखो ऑफ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कहा गया है कि जो फ्रेज है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका मतलब क्या है कि दिस एसेंशियली मीन्स दैट इन इंडिया, कि भारत में कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी से किसी भी पर्सन को जा सकता है। हावेवर ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर, कि स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन को लेकर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी स्ट्रेंजर नहीं होता है। मतलब कि जो कंसिडरेशन है वो किसी हम लोग स्ट्रेंजर को दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप किसी स्ट्रेंजर को नहीं अलॉट कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, झंगरू गिफ्टेड हिज सन ढकेलू एन इम्पॉर्टेंट, कह रहा है कि झंगरू जो है वो अपने बेटे ढकेलू को एक अपार्टमेंट देता है शहर में, इस कंडीशन के साथ कि वो पे करेगा अमाउंट ऑफ मनी अपने चाचा को, जिनका नाम घुंगरू है, हर एक साल। और उसी दिन ढकेलू क्या करता है? एक डीड एग्जीक्यूट करता है एक अमाउंट ऑफ मनी पे करने का घुंगरू को हर एक साल। लेकिन होता क्या है कि ढकेलू जो है वो, जो कि झंगरू का बेटा है, वो पे करने से मना कर देता है या फिर फेल हो जाता है पे करने में। और जो घुंगरू है वो फाइल करता है एक सूट रिकवरी के लिए। अब ढकेलू जो है वो प्लीड करता है, मतलब कि प्रार्थना करता है कि ही वॉज नॉट लेबल सिंस नो कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम घुंगरू। ढकेलू जो है वो प्लीड करता है कि वो लायबल नहीं है क्योंकि कोई भी कंसिडरेशन घुंगरू के साइड से नहीं हुआ था। हावेवर कोर्ट जो है वो हेल्ड करता है वर्ड्स प्रोमिसी या फिर किसी अदर पर्सन को। तो इस वजह से जो घुंगरू है, इसको कोर्ट क्या कर देता है? अलाउ कर देता है कि वो अपने सूट तैयार करे या फिर केस करे रिकवरी के लिए। घुंगरू की तरफ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरीके से झंगरू जो है वो अपने बेटे ढकेलू को अपार्टमेंट देके और कहता है कि भाई अपार्टमेंट ले लो और जो भी पैसे आएंगे वो अपने अंकल घुंगरू को हर एक साल देते रहना, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है देखिए, इट कैन बी इन द पास्ट। अब देखिए जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। पास्ट की बात करते हैं।
जो कंसिडरेशन प्राइस होता है प्रॉमिसी का, तो ये नॉर्मली प्रॉमिस का प्राइस होता है, तो ये नॉर्मली दिया जाता है प्रॉमिस को इंड्यूस करने के लिए। हाउएवर ये प्रॉमिस से पहले भी दिया जा सकता है, इज मेड बाय द प्रॉमिसर। ये पास्ट कंसिडरेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो पास्ट कंसिडरेशन है, ये कंसीडर नहीं किया जाता है न्यू प्रॉमिस के लिए, क्योंकि ये प्रॉमिस के लिए नहीं किया मतलब कि दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ के हिसाब से पास्ट कंसिडरेशन एक गुड कंसिडरेशन होता है अगर इसे प्रॉमिसर की इच्छा पे दिया जाए तो। प्रेजेंट, अगर प्रॉमिस और कंसिडरेशन सिमुलेटनेसली हो रहा है, मतलब तुरंत प्रॉमिस भी कर रहा है और तुरंत कंसिडरेशन भी हो जा रहा है, तो ये प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन होगा। एक एग्जांपल क्या है कि पेटर गोज टू शॉप, पेटर जो है वो शॉप जाता है, बैग ऑफ चिप्स लेता है और उसी जगह पर क्या करता है, पेमेंट भी कर देता है। तो ये आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। अगला है फ्यूचर कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए मूव करता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद कंसिडरेशन होता है, तो इसे फ्यूचर या फिर एग्जीक्यूटर कहते हैं। ये भी वैलिड होता है इफ इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, अगर ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन पर। इट मस्ट हैव वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, इसका वैल्यू होना चाहिए कानून की आंखों में। कहने का मतलब है कि while the law allows the parties to decide an adequate consideration for them, इट मस्ट बी रियल, मतलब कहने का है कि रियल होना चाहिए, इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। वाइल द कोर्ट विल नॉट कंसिडर इनएडिक्वेसी, इट विल लुक एट इट टू डिटरमाइन इफ कंसेंट वाज गिवन बाय द पार्टी विद फ्री विल और नॉट। जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं इसी एग्जांपल में कि झंगरू की एक वाइफ है, उसने उसके ऊपर सूट कर दिया है, केस कर दिया है, तो उसके बदले में क्या कहता है जो झंगरू है कि केस मत करो मेरे ऊपर, मैं तुमको मंथली पेमेंट करता रहूँगा। कहने का मतलब है केस किस बात पे, कोई कारण होगा जिस वजह से केस करती होगी, तो उस बात से फिर उसने केस किया, तो उसने कहा कि कुछ केस मत करो, मैं तुमको मंथली पेमेंट करता रहूँगा। तो इसको जो कोर्ट है वो मान्य मानेगी। क्यों? अमान्य नहीं मानेगी, मान्य मानेगी, मतलब वैलिड मानेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री विल दिया गया है। किसका? पार्टी का। फ्री विल दिया जाए, गिवन बाय द पार्टी विथ फ्री विल और नॉट, फ्री विल से दिया जाए या फ्री विल से ना दिया जाए। इट विल लुक एट कंसेंट वॉज गिवन बाय द पार्टी विथ फ्री विल और नॉट। ठीक है, लेकिन इसका कानून की आंखों में वैल्यू होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है इट शुड बी ओवर एंड अबव द प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जो प्रोमिसर का एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर प्रोमिसर ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड है अपने प्रॉमिस से या फिर अपने लॉ से टू परफॉर्म और अब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट, तो ये एक गुड कंसिडरेशन नहीं होगा प्रॉमिस के लिए। अगला है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी पार्ट 1 ऑफ द एक्ट कि नो फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द टर्म ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्पस या फिर डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए जहां लोन इज टेकन अंडर एन एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, तो ऐसे केस में मैरिज क्या हो गया? उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स ऑलवेज अ पर्पस। जो ऑब्जेक्ट की लीगैलिटी है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, ये स्टिपुलेट करता है कि जो कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये लीगल है। और ये लीगल एक्सेप्ट व्हेन, ये लीगल कब होगा कि देयर स्पेसिफिकली फॉरबिडन बाय लॉ, कि स्पेसिफिकली फॉरबिडन हुआ हो लॉ द्वारा। फ्रॉडलेंट हो नेचर में, अगर वो फ्रॉडलेंट होता है नेचर में, अगर वो फॉरबिडन किया जाता है लॉ द्वारा। नेचर जो होगा ऑब्जेक्ट का और कंसिडरेशन का वो ऐसा होगा कि ये पर्पस जो है लॉ का क्या करता हो? डिफीट करता हो, मतलब कि अनलॉफुल बिजनेस हो, इसमें किसी को हार्म हो, किसी पर्सन को, या इंजरी हो। तो अगर ऐसी चीज़ें रहती हैं तो ऑब्जेक्ट की लीगैलिटी जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन, ये भी लिख सकते हैं। द पर्पस ऑफ और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, जो पर्पस या फिर कंसिडरेशन होता है एग्रीमेंट का, वो ऑब्सोल्युटली क्या होना चाहिए? वेरी करता है। ऑब्सोल्युटली क्या करता है? वेरी करता है जब तक ये फॉल नहीं हो जाता है किसी भी कैटेगरी में प्रोवाइडेड बिलो। अगर वो फॉरबिडन हो लॉ द्वारा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, डिसेप्टिव थॉट्स या फिर कुछ देता हो, कोर्ट अगर उसे इमोरल कंसिडर करता है, अगर कंसिडरेशन और इंटेंट क्या हो? पब्लिक की पॉलिसी को अपोज करना, अगर आप दुश्मन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये क्या बताते हैं कि जो आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है बल्कि अनलॉफुल है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। और इसी के साथ ये जो यूनिट 2 है आपका बीआरएफ का,
कंप्लीट होता है। यूनिट 1 हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 2 जो क्या है आपका बीआरएफ का, वो कंप्लीट कर लिया है। अब केवल 3 यूनिट्स बच रहे हैं बीआरएफ में, मतलब बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर ब्रिगेड्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।